हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजन एंड आज हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का पार्ट 2। तो देखो, कोई भी चैप्टर हो, बार बार एक ही बात कहता हूँ, लाइन में देखने हैं तुम्हें। डायरेक्ट अगर पार्ट 2 देख रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा सीक्वेंस में करने हैं सारे चैप्टर। तो लास्ट हमने जो किया था टॉपिक वो था करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट। शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, वो डिफरेंस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, पर वो लास्ट क्लास वाला ही है जो डिफरेंस भी बन सकता है। मैं एक बार बस शॉर्ट में ओरल बता देता हूँ जो लास्ट हमने किया था। करंट अकाउंट में आते हैं विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम, जैसे गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर इनकम, ये सब आता है करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में आती हैं सिर्फ 3 चीज़ें जो हमने देखी थी, क्योंकि उसमें सिर्फ वही आती हैं जिससे देश के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को फ़र्क पड़े। तो वो सिर्फ 3 चीज़ें ही थी हमारी, बोरोइंग, लेंडिंग्स करना, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स आना या हमारा बाहर इन्वेस्टमेंट करना, या तीसरा हमने देखा था गवर्नमेंट जो रिजर्व्स होती हैं उनको खरीदती है या बेचती है। तो वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। इन बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये 2 आइटम्स या ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको समझते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम ऑटोनॉमस आइटम्स। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम किसी पर्सनल मोटिव के लिए करते हैं, फॉर सम पर्सनल मोटिव। जैसे मान लो, थोड़ा सा रफ वर्क करके समझाता हूँ। ये बीओपी अकाउंट है, इस साइड है प्लस आइटम्स, इस साइड है माइनस आइटम्स। मान लो हमें एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, मेरा पर्सनल मोटिव है, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो मैंने बाहर से मोबाइल फ़ोन मंगवा लिया। तो देश के लिए ये एक माइनस आइटम है क्योंकि पैसा इससे जा रहा है। तो इम्पोर्ट्स यहाँ आ गए, इम्पोर्ट्स मैंने करे फ़ोन के या जिस भी चीज़ के, और कुछ इंपोर्ट किया, सब यहाँ आ गए। ऐसे ही मान लो ये सब करके हमारा टोटल आ गया 100। ऐसे ही मान लो किसी ने एक्सपोर्ट करा कुछ, तो वो प्लस आइटम है, वो सारे इस साइड आ गए। तो ये जो सारे आइटम्स हम यहाँ लिख रहे हैं जो हम अपने लिए कर रहे हैं, जैसे मान लो ये आ गया 70 इसका टोटल। तो चाहे इस साइड के आइटम हो माइनस के चाहे प्लस के, पर अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, कोई भी जना अगर अपने लिए कर रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमस आइटम्स। दूसरी इसकी खास बात है कि ये इसलिए नहीं करे जाते कि अकाउंट्स दोनों साइड के बैलेंस हो जाएं। इसके लिए तो हमें पता ही नहीं है बैलेंस क्या चल रहा है देश का, ये तो हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। एक होता है बैलेंसिंग फिगर आइटम। मान लो हम इसको जब देखते हैं कि भाई यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है 30 का, तो वो बैलेंसिंग फिगर आइटम है, वो अलग बात होगी, उसे हम बोलेंगे एकोमोडेटिंग आइटम। पर अभी हम ऑटोनॉमस पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमने अपने पर्सनल मोटिव के लिए करे हैं, ये कोई दोनों साइड बीओपी के बैलेंस करने के लिए हमने नहीं करे। तो इस साइड आती हैं हमारी सारी ऑटोनॉमस पेमेंट्स। ये जितने भी इंपोर्ट्स हैं या पैसे जाने वाली चीज़ें हैं, इन्हें बोलते हैं हम ऑटोनॉमस पेमेंट्स। और इस साइड प्लस साइड में जो ये एक्सपोर्ट है या कहीं और से पैसा आ रहा है, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स। और इन सब को करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अब देखो इसमें 30 का बैलेंस फिगर आ रहा है, तो वो 30 हमें कम पड़ रहे हैं, माइनस साइड ज़्यादा है, प्लस साइड कम है। तो बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड में 30 लिखना पड़ेगा। और अब वो 30 यहाँ लिखेंगे जब हम,
तो जाके ये बीओपी अकाउंट दोनों साइड का बैलेंस हो जाएगा। अब वो 30 कहाँ से लाएं? तो मान लो हमने लोन ले लिया कहीं बाहर से, अब्रॉड से कहीं लोन ले लिया, तो वो जब हम लोन ले लेंगे वो फिर प्लस साइड में आएगा, क्योंकि प्लस साइड का मतलब होता है पैसे का आना। तो लोन लेंगे तो पैसा आएगा। तो वो बैलेंसिंग फिगर जब हम ले लेंगे लोन 30, उसके बाद जब हम टोटल देखेंगे दोनों साइड्स का, तो वो हो चुका होगा 100। यानी बीओपी अकाउंट हमारा लोन लेने के बाद दोनों साइड से मैच हो जाएगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आइटम आ रहा है, जो कि हमने लोन लिया है अब्रॉड से, इसको नाम देंगे हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या आइटम। यानी कि पहले तो हम सारी की सारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कर लेंगे अपने अपने फ़ायदे की, चाहे इंपोर्ट की हैं चाहे एक्सपोर्ट की हैं, इनफ्लो है आउटफ्लो है, सब कर लेंगे। उसके बाद टोटल करेंगे और बैलेंस होगा। मान लो इस साइड आ रहा है, ये साइड बड़ी है ये साइड कम है, तो बैलेंस हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। उसको बोलेंगे हम एकोमोडेटिंग आइटम। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा ऑटोनॉमस, और लास्ट में जो करते हैं उसे बोलते हैं हम एकोमोडेटिंग आइटम। यानी ये बैलेंस करने के लिए नहीं होते ऑटोनॉमस, दे आर नॉट डन टू बैलेंस बोथ साइड्स ऑफ बीओपी अकाउंट, नॉट डन फॉर मेंटेनिंग इक्वालिटी। इसका इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, ये तो एकोमोडेटिंग का मतलब होता है इक्वल करके। दूसरी बात, ऑटोनॉमस करने के लिए हमें चेक नहीं करना पड़ता, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना पड़ता, ये तो हम इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बगैर बाकी चीज़ों को स्टडी करे। पर देखो ये जो बैलेंसिंग फिगर आइटम है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, ये डिपेंडेंट है इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। क्योंकि जब तक ये ट्रांजैक्शंस की वैल्यू नहीं पता चलेगी, मुझे 100 है 70 है 60 है, तब तक मैं अकोमोडेटिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है ऑटोनॉमस करने के लिए हमें इसको स्टडी नहीं करना पूरे अकाउंट को, पर अकोमोडेटिंग करने के लिए पहले पूरा अकाउंट स्टडी करेंगे, टोटल निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद हो सकती है। तो ये एक हम डिफरेंस बना देंगे अभी कि अकोमोडेटिंग करने के लिए पूरा बीओपी अकाउंट स्टडी करके बैलेंसिंग फिगर निकाल के फिर होगी, और ऑटोनॉमस करने के लिए ऐसे ही कर लो। मुझे मोबाइल फ़ोन मंगवाना है बाहर से, पेन मंगवाना है, मंगवा लिया, इसमें बीओपी अकाउंट को स्टडी करना, बैलेंसिंग फिगर करना, ये सब नहीं करूँगा, ये है ऑटोनॉमस। पर जब गवर्नमेंट सारा हिसाब को बैलेंस करेगी, उसको सारा बीओपी चेक करना पड़ेगा, कहाँ कमी है या सरप्लस है, उसके बाद करेगी। तो अभी मैंने बताया ऑटोनॉमस आइटम्स अपने लिए करते हैं, इससे इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं। और तीसरी बात मैंने बोली, इसको करने के लिए बीओपी अकाउंट पूरा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, जब मन करे ये हम कर लेते हैं ऑटोनॉमस। तो एग्जाम्पल भी चाहे आप लिख सकते हो, 2 एग्जाम्पल मैंने बताए, कोई भी लिख सकते हो स्टडी मटेरियल में या बुक्स में, जो भी सब यही एग्जाम्पल दे रखे हैं कि मैंने बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट करवाया या कुछ एक्सपोर्ट किया, अपने लिए कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस आइटम्स। अब एकोमोडेटिंग का भी शॉर्ट में तो बता ही चुका हूँ, एक केस में, ये रहा एक केस और बता देता हूँ। मान लो ये है केस 1, एक और बना लेते हैं बीओपी अकाउंट का केस 2। मान लो प्लस आइटम्स में अब की बार निकला 70, सारे ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स लिख दी मैंने, ऑटोनॉमस रिसिप्ट, ठीक है, पूरा है यही है, और इधर ऑटोनॉमस पेमेंट्स। मान लो अब की बार इनको कम कर देता हूँ 50, सारे टोटल करके जो आ रहा है माइनस साइड, और ये प्लस आइटम्स हैं, ये हैं माइनस आइटम्स। यहाँ से उल्टा कर दिया, पिछली बार माइनस बड़ा था प्लस छोटा था,
तो पैसे कम पड़ रहे थे, अब की बार सरप्लस पड़ा हुआ है। तो क्या होता है, मान लेते हैं कि हमने जो सरप्लस था वो आईएमएफ में डिपॉजिट करा दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई रिजर्व खरीद लिया। तो हमने मान लो आईएमएफ में डिपॉजिट करवा दिया, 20 हमारे पास सरप्लस पड़ा है, आया था 70, खर्च हुआ 50, तो सरप्लस पड़ा है हमारे पास 20 का, वो हमने मान लो आईएमएफ में कोई स्कीम में डिपॉजिट करवा दिया। डिपॉजिट विद आईएमएफ, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इधर 50 इधर 70, उसके बाद डिपॉजिट विद आईएमएफ बैलेंस करके आ गया 20, दोनों साइडें हो गई बराबर। ये तो वैसे भी रफ वर्क है, पेपर में ये सब नहीं बनाना होता हमें, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ये बैलेंसिंग फिगर, यानी कि पिछली बार बैलेंसिंग फिगर इस हाथ पे आ रही थी, अब की बार इस साइड आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो भी हो बैलेंसिंग फिगर, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोला जाएगा एकोमोडेटिंग आइटम या ट्रांजैक्शन हो रही है। ये इस साइड भी हो सकती है और वो उस साइड भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अब फिर एक बात बोल रहा हूँ, एकोमोडेटिंग करने के लिए पहले सारे ऑटोनॉमस पेमेंट्स रिसिप्ट्स का टोटल करना पड़ता है, इनको स्टडी करना पड़ता है। ऐसे नहीं है ऑटोनॉमस तो हमने देखा ही नहीं ऊपर वाला, सीधा कह रहे हैं भाई बैलेंसिंग फिगर निकालना है हमें इस अकाउंट का, वो पॉसिबल नहीं है। यानी एकोमोडेटिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, सबको स्टडी करके, क्योंकि हमें क्या पता बैलेंस इस साइड आ रहा है या उस साइड आ रहा है या कितनी वैल्यू का बैलेंस हुआ। वो तभी होगा जब सारा ऑटोनॉमस रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी, उनका टोटल करके फिर हम बैलेंस निकाल सकते हैं। तो ये मैंने समझा दिया एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब एक बात और है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कर ली, इधर कर ली चाहे इधर कर ली, उसके बाद जब हम बीओपी अकाउंट के टोटल को देखते हैं तो देखो मैच हो जाता है, इससे पहले मैच नहीं होता। इसका मतलब एकोमोडेटिंग करने से पहले तक मिसमैच हो सकता है बीओपी में, पर इसको करने के बाद दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होती हैं। तो अब हम इन सारी बातों की, ये तो सारा रफ वर्क समझाया था मैंने, इसको मैं थ्योरी फॉर्म में लिख देता हूँ। ये सरप्लस या डेफिसिट यानी जो बैलेंस आ रहा है उसको कवर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए होती हैं। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डन टू मेंटेन इक्वालिटी। कमी आ रही है, सरप्लस आ रहा है यानी इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको इक्वल करने के लिए ये बैलेंसिंग फिगर आइटम्स होती हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ बीओपी अकाउंट। ये कोई पर्सनल नहीं कर रहा, वो तो हम पर्सनल कर रहे थे, मुझे मोबाइल पसंद है, मैंने मोबाइल इंपोर्ट करा लिया, मैं यहाँ पैसे कमाने चाहता हूँ, यहाँ से मिर्च मसाले चाय एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा हूँ, वो पर्सनल मोटिव है। ये पर्सनल नहीं है, नॉट डन फॉर एनी पर्सनल मोटिव। ये तो देश के बीओपी को बैलेंस करने के लिए करी जाती हैं। दूसरा, उसके लिए मैंने कहा था वो इंडिपेंडेंट कर सकते हो ऑटोनॉमस, मतलब बीओपी अकाउंट के सारा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है फ़ोन मंगाने का मंगा लो, पर ये डिपेंडेंट है। ये वाले बैलेंसिंग फिगर आइटम्स डिपेंडेंट हैं ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के ऊपर। यानी ये इंडिपेंडेंटली हम कहें ऑटोनॉमस मत करो, पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। अकाउंट्स जिनके पास है वो जानते हैं, कोई अकाउंट बनाया उसमें कुछ एंट्री तो करी नहीं और कह रहे हैं हम बैलेंस निकालो पहले ही बैलेंसिंग फिगर, वो पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा बाद में ही हो सकती हैं। इसके 2 एग्जाम्पल मैंने करके दिखाए आपको, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे केस 1 इसका एग्जाम्पल में हमने देखा था, मैं बोल देता हूँ, ओरल शॉर्ट में लिख सकते हो। अगर पेमेंट साइड बड़ी है, रिसिप्ट साइड छोटी है, ऑटोनॉमस पेमेंट्स बड़ी थी, रिसिप्ट छोटी थी, यानी केस 1,
तो हमने बैलेंसिंग फिगर लोन ले लिया था क्योंकि डेफिसिट हो रहा था, तो उस लोन का नाम हो गया एकोमोडेटिंग आइटम। और केस 2 में ऑटोनॉमस पेमेंट्स कम थी, रिसिप्ट्स ज़्यादा थी, तो सरप्लस हमने IMF में डिपॉजिट करा दिया एक रिजर्व फॉर्म में, सेफ्टी के लिए वहाँ पैसा पड़ा हुआ है हमारा। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया एकोमोडेटिंग आइटम्स का। तो हम इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एक ही से फर्स्ट केस वाला या सेकंड केस वाला। अब एक नोट लिखना है, अगर इनका डिफरेंस आ जाता है ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग का, तो कुछ पॉइंट्स तो यहीं से कवर हो रहे हैं, जैसे वो इसके लिए नहीं बने, डेफिसिट सरप्लस को कवर करने के लिए ये बने हैं, इससे इक्वालिटी आ जाती है, उनसे इक्वालिटी नहीं आती। वो पर्सनल मोटिव के लिए हैं, ये नॉट फॉर पर्सनल मोटिव। उनको करने के लिए एकोमोडेटिंग को स्टडी नहीं करना पड़ता, पर एकोमोडेटिंग को करने के लिए सारा ऑटोनॉमस पहले स्टडी करके फिर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। और एक पॉइंट और भी बना सकते हैं हम, या वो 1 मार्क्स का अलग से भी पूछा जा सकता है कि BOP अकाउंट में ऊपर ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसे हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स, जो हम टोटल करके ऐसे निकालते हैं पहले, उन्हें बोलते हैं हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस या आइटम्स। और जो सबसे लास्ट में बैलेंसिंग फिगर चाहे इस साइड आए चाहे इस साइड आए, 2 केस करे थे हमने, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, उन्हें बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, अबव द लाइन आइटम्स या बिलो द लाइन आइटम्स, क्योंकि वो टोटल करके लास्ट में निकाले जाते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम्स, तो ये भी एक डिफरेंस इनका बनता है ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स के। तो ये सामने ही आपके कंसेप्ट जिसे समझ आ गए, उसी से ही एक एक करके हम डिफरेंसेस बना सकते हैं। और 1 मार्क्स का ये भी पूछा जा सकता है, अबव द लाइन कौन होते हैं, यानी ऊपर ऊपर, और लास्ट में कौन से आते हैं। तो ऊपर ऑटोनॉमस आते हैं, इस साइड सारे ऑटोनॉमस पेमेंट्स माइनस जिससे हो रहा है पैसा हमारा, ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स इस साइड, ये सब अबव द लाइन है ऑटोनॉमस। और लास्ट में टोटल वोटल करके बिलो सबसे नीचे एकोमोडेटिंग यानी बैलेंसिंग फिगर। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ, ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BOP अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। इस लाइन को एक्सप्लेन करो। तो असल में जो अभी पिछला क्वेश्चन करा है और रफ वर्क किया है, उसके अंदर ही इस आंसर का पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी। एक बार दोबारा से मैं रफ वर्क याद करा देता हूँ। मैंने क्या किया था, केस 1 में यहाँ पर लिया था, हमने लिया था यहाँ 70 और यहाँ लिया था 100, और इधर क्योंकि ये माइनस साइड है ये प्लस साइड है, डेफिसिट आ रहा था, डेफिसिट मतलब माइनस साइड बड़ी है। यानी केस 1 में जो हमने किया था इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेफिसिट था, इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेफिसिट था, और हमने लोन लिया उसके बाद और उसको बैलेंस कर दिया। 30 का हमने लोन लिया और उसको बैलेंस कर दिया, और फिर जब टोटल करा तो वो आ गया दोनों साइड का 100। इसका मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से बैलेंस नहीं था अकाउंट, हमने बैलेंसिंग फिगर की ट्रांजैक्शन करी जिसे हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद अकाउंटिंग सेंस में अकाउंट्स के हिसाब से दोनों साइड के टोटल्स बैलेंस कर दिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से था डेफिसिट। ऐसे ही केस 2 इकोनॉमिक्स के हिसाब से था, इस साइड 70 इस साइड 50, प्लस साइड माइनस साइड, इसका मतलब सरप्लस चल रहा है इस वक्त। इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो सरप्लस चल रहा है 20 का,
पर हमने सोचा सरप्लस पड़ा है, चलो आईएमएफ में कोई रिजर्व बना लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। वहाँ हमने डिपॉजिट कर दिया 20, और उसके बाद पहले ये बैलेंस नहीं था, देखो 50-70 बैलेंस नहीं है, 20 एडजस्टमेंट करने के बाद दोनों साइडों को बैलेंस किया था। ये सारा फिर से नहीं समझा रहा, अभी पिछले पेज पे ही समझाया था सारा। तो फिर हमने अकाउंट्स के हिसाब से दोनों को बैलेंस कर दिया। अब ये तो रफ वर्क होते हैं, ये जो मैं नंबर और टेबल ऐसे समझा देता हूँ, पेपर में कैसे समझाना है वो देखते हैं। पिछला वाला अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो फिर ये भी बहुत आसान है, नहीं तो पहले पिछला वाला एक बार चाहे दोबारा देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन इजी लगेगा। तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक सेंस में हमारे पास 3 टाइप के बीओपी हो सकते हैं। डेफिसिट भी हो सकता है बीओपी का, यानी केस 1, सरप्लस भी हो सकता है केस 2, और बाय चांस वाली बात है कि वो खुद ही बीओपी बैलेंस हो जाए, मतलब माइनस साइड भी 50 और प्लस साइड भी 50, दोनों साइडें अपने आप बैलेंस हो गई, हमें बैलेंसिंग फिगर की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब एकोमोडेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक बैलेंस। ये केस हो गया इकोनॉमिक्स के हिसाब से। पर अकाउंटिंग सेंस में आफ्टर डूइंग accommodating transaction, BOP account is always balanced on both sides. यानी कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो तीनों बीओपी पॉसिबल हैं, पर अकाउंट्स के हिसाब से जब हम कर देते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, उसके बाद जब हम टोटल करते हैं उसका, तो अकाउंट हमें लगता है दोनों साइड में तो हमेशा बराबर ही आ रहा है, क्योंकि जब बैलेंसिंग फिगर निकाल ली तो फिर बैलेंस तो हो ही गया ना दोनों साइड, क्योंकि वो तो तुमने बैलेंसिंग फिगर यानी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करके उसको बराबर कर दिया, चाहे वो हो या ना हो। फिर आप वही एग्जांपल सेम दे सकते हो, डेफिसिट बीओपी चल रहा था इकोनॉमिक्स वाला, लोन ले लिया और अकाउंट्स के हिसाब से दोनों साइड बराबर। सरप्लस चल रहा था, एक्स्ट्रा पैसा था, आईएमएफ में डाल दिया, इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो सरप्लस था, पर हमने अकाउंट्स के हिसाब से उसको बराबर कर दिया। इसीलिए हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं अकाउंट्स के हिसाब से हमेशा बैलेंस हो जाता है बीओपी। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी इसकी सिंपल है, अगर ये समझ आ गया तो स्टडी मटेरियल हो या कोई भी बुक हो, बड़ी सिंपल इसी की ही लैंग्वेज मैंने बना रखी है उसमें स्टडी मटेरियल में। अभी अपना जो भी बातें यहाँ लिख रहे होते हैं साथ साथ अपना नोट करते रहा करो, या कुछ बातें जैसे मैं ओरल एग्जाम्पल में भी बोल देता हूँ वो भी पॉज करके अपना नोट करते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। तो पहले तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या आता है। ऑफिशियल रिजर्व्स में यानी जो हमारे देश की गवर्नमेंट के रिजर्व्स हैं, आम लैंग्वेज में बुरे वक्त के लिए गुल्लक बोल सकते हो, सेफ्टी रिजर्व। इसमें हम लोगों ने गोल्ड भी रखा होता है, कुछ फॉरेन करेंसियाँ, डॉलर्स, पाउंड, ये सब, या आईएमएफ में एक स्कीम होती है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, वहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। तो ये हमारे देश की एक टाइप से इमरजेंसी रिजर्व या गुल्लक इसे हम बोल सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है वो समझते हैं हम एक एक करके। अगर मान लो कभी हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम इन रिजर्व्स को बेच सकते हैं। रिक्वायर फंड्स, वी कैन सेल दीज रिजर्व्स। और मान लो गोल्ड हमने बेच दिया, अब देखो गोल्ड तो बेच दिया पर पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और इनफ्लो यानी प्लस आइटम जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड वाला आइटम, तो इट विल बी रिकॉर्डेड
ऑन क्रेडिट साइड एज इनफ्लो। ठीक है, पैसा आ रहा है। ऐसे ही अगर हम परचेज करते हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, क्योंकि इससे पैसे का हो रहा है आउटफ्लो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि अगर हमारे देश का बीओपी डेफिसिट चल रहा है तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। कैसे हैंडल कर लेंगे? रिजर्व्स बेच के बैलेंस कर सकते हैं। और अगर सरप्लस चल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो भी इन रिजर्व्स को खरीद के अपने सरप्लस का अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे। तो दे कैन बी यूज्ड टू हैंडल, डेफिसिट में भी ये काम आ सकते हैं और सरप्लस में भी ये काम आ सकते हैं, ये वाले रिजर्व्स। फ़र्क सिर्फ इतना है, डेफिसिट में हम ये गोल्ड वगैरह बेच सकते हैं और सरप्लस में गोल्ड वगैरह या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम खरीद सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, ऑफिशियल रिजर्व्स क्या है। तो ये हमारा बीओपी चैप्टर जो था, बीओपी पार्ट, वैसे तो एक पूरा यूनिट है बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, वो पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर फॉरेन एक्सचेंज वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।